तो हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 5 पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या यूपीएससी पीसीएस में जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, वो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम पढ़ते हैं जो हमको दिया गया है। पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का नाम हमारा क्या है, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चैप्टर का नेम क्या है, बातें स्पष्ट है, ये हमारा चैप्टर का नेम है। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, जनजातियों के विषय में पढ़ना है, खानाबदोश कौन होते हैं और एक जगह में बसे हुए समुदाय के विषय में भी पढ़ना है। ओके, इसमें महत्वपूर्ण हमने क्या समझा, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। पहला पढ़ना है जनजाति समाज के विषय में। पहले क्या पढ़ना है, जनजाति समाज के विषय में। तो पहला पॉइंट हम समझेंगे जनजाति समाज क्या होता है। जनजाति समाज स्पष्ट है। पहले हम क्या समझेंगे, जनजाति समाज क्या होता है, फिर हम समझेंगे जनजाति लोग कौन होते हैं। ठीक है, दोबारा हम क्या समझेंगे, जनजाति लोग कौन होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, इस बुक में हम पढ़ेंगे जनजाति लोग कौन होते हैं। दो महत्वपूर्ण जनजातियों के विषय में डिटेल में दिया गया है। एक आपका गोंड जनजाति है, दूसरा कौन सा है, अहोम जनजाति है। ठीक है, इन दोनों जनजाति के विषय में डिटेल में दिया गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद हमारा 2 पॉइंट बचेगा। एक तो हमारा ये है कि खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, तो इसमें अगला पॉइंट क्या समझेंगे, चौथा पॉइंट क्या है, खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। यहां तक स्पष्ट है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जनजाति समाज में किस प्रकार से बदलाव हुआ। ठीक है, तो बदलता समाज, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, बदलता समाज। इसी में हम निष्कर्ष को भी समझेंगे, इसी में एक पॉइंट है निष्कर्ष। ठीक है, बताओ यहां तक स्पष्ट है। इतने महत्वपूर्ण पॉइंट को हम क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के चैप्टर 5 की बुक से समझेंगे। ठीक है, क्लास 7 में दिया गया है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजातियों के विषय में समझेंगे, खानाबदोश किसे कहते हैं, किस प्रकार से लोग रहते थे, और एक जगह पर बसे हुए लोगों के विषय में हम क्या करेंगे, समझेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो जनजाति समाज क्या होता है, उसके बाद जनजाति लोग कौन होते हैं। 2 प्रकार की जनजाति के विषय में डिटेल में दिया गया है, गोंड जनजाति और अहोम जनजाति। इसके अलावा खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे और बदलता समाज। ठीक है, किस प्रकार से समाज बदला, इसको भी समझेंगे। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम पहला पॉइंट पढ़ना प्रारंभ करेंगे एनसीईआरटी से। ओके, इतना लिख लीजिए। पहला पॉइंट एनसीईआरटी का, जनजाति समाज। पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे एक एक शब्द को, फिर जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर हम लिख लेंगे। ओके, तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में हमने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान हुआ और पतन हुआ, है ना। जैसे हमने देखा पहले पांड, चेर और कौन सा वंश था, चोल राजवंश था, यहां पर हमने देखा था। ठीक है ना, यहां पर कौन सा वंश था, चोल, यहां पर कौन सा वंश था, पांड। ओके, और उसके बाद यहां पर कौन सा वंश था, चेर, केरल में। ओके, तो ये तीनों राजवंश का पतन हुआ, एक नया राजवंश का उदय हुआ, पल्लव राजवंश। कौन सा राजवंश, पल्लव राजवंश। ठीक है, फिर से इसका शासन कई शताब्दियों तक चलता रहा। लगभग 850 में चोल राजवंश का एक शासक कौन, विजयालय, फिर से क्या करता है, चोल साम्राज्य की स्थापना करता है और धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, और चालुक्य यहाँ पर शासन करते, राष्ट्रकूट यहाँ सब पर शासन कर रहे होते हैं। राष्ट्रकूटों को एक बार राष्ट्रकूट से क्या होते हैं, चोल पराजित होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, राजराज प्रथम राष्ट्रकूटों को पराजित करके पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लेता है ना, फिर से चोल साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर 3 में पढ़ा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आता है। ठीक है ना, चौहान को पराजित करके मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य की स्थापना करता है, गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद अब दिल्ली सल्तनत चलता है, फिर बाबर आता है, फिर मुगल सल्तनत चलता है। तो कहने का मतलब इसमें बताया गया है चैप्टर 2 और 3 और 4 में हमने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। स्पष्ट है। इस उठापटक के बीच लिखा, इस
उठा पटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। यानी इतने साम्राज्य जो बन रहे थे, फिर पतन हो रहा था, बन रहे थे, पतन हो रहा था, इसी के बीच नए प्रकार के समाज भी डेवलप कर रहे थे। नए प्रकार की जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है ना, या कह सकते हैं नए प्रकार की शिल्पकारी जो है डेवलप हो रहा था। ओके, इसमें आगे क्या बोला गया है, एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इस लंबे समय में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। जितने भी परिवर्तन हुए हमने पढ़ा, कहां से, चोल साम्राज्य से पढ़ा, कहां तक, मुगल साम्राज्य तक, है ना। हमने क्या पढ़ा, जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए सभी सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं थे। आगे क्या बोला गया है, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। बताओ यहां तक स्पष्ट है। ये स्टेटमेंट मिल सकता है कि सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, है ना, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। स्टेटमेंट कथन हो गया, निष्कर्ष हो गया, दोनों सही है उसका, है ना, स्पष्टीकरण है। तो क्लियर है नहीं, ऐसा कैसे और क्यों हुआ यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ठीक है, इस उपमहाद्वीप यानी भारत की बात हो रही है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में बोला गया है समाज वर्ण के आधार पर पहले से ही विभाजित था। हमने पढ़ा था वैदिक काल, है ना, उत्तर वैदिक काल से ही। ओके, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो नियम, जैसे ब्राह्मणों द्वारा क्या नियम, पुरोहितों द्वारा क्या नियम सुझाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन्होंने बता दिया कि राजा जो बनेगा वो क्षत्रिय होगा। जब एक ब्राह्मण क्षत्रिय राजा बन जाता है, कौन, प्रतिहार राजवंश का, तो वो लोग विरोध करते हैं, कौन, क्षत्रिय। वो तो बोलते हैं आपका काम, हमने बताया था कि आप पूजा पाठ करेंगे, राजा कैसे बन गए, है ना। और इसी प्रकार से आपने देखा जब राष्ट्रकूट क्या बनते हैं, राष्ट्रकूट भी जब बनते हैं क्या, क्षत्रिय नहीं थे, है ना, तो इनको क्या कराना पड़ता है, एक यज्ञ कराना पड़ता है, हिरण्यगर्भ यज्ञ। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राजाओं द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। ठीक है, हमने ये समझा जो पुरोहितों द्वारा जो नियम बताए गए वो बड़े बड़े राजाओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इतनी बात स्पष्ट है। आगे बताया गया है दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, कब, दिल्ली सल्तनत में बोला गया। ओके, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। आप अभी पढ़ रहे हैं कि पहले बताया गया कि पुरोहितों द्वारा बनाए गए नियम, वर्ण व्यवस्था सभी लोग मानते थे, यहाँ तक कि राजा भी स्वीकार कर लिए थे। अब आगे बताया गया है दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे जो उपमहाद्वीप के उस ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए सामाजिक नियम कर्म कांडों को नहीं मानते थे। बताओ स्पष्ट है। और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, उनमें कोई असमान वर्ग नहीं था, सभी वर्ग क्या थे, समान थे। आगे बोला गया है अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता था। तो हमको जनजाति की परिभाषा मिल गई। जनजाति के विषय में क्या बताया गया है, जनजाति कौन होते थे, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम को नहीं मानते थे। और इसमें बताया गया ये लोग में असमानता नहीं थी, ऐसा बताया गया ना। जनजाति कौन होते थे, तो इसमें बताया गया है ये सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कर्मकांडों को नहीं मानते थे और सामाजिक नियम, सामाजिक नियम नहीं मानते थे। ओके, कर्मकांडों को नहीं मानते थे, सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे। क्या हो गया, इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि ये इनमें कोई भी असमान वर्ग नहीं था। ठीक है, तो ये असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। ओके, असमान वर्ग इसमें नहीं था। तो
तो ये ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम को नहीं मानते थे, ठीक है। इसमें कर्मकांड और सामाजिक नियम नहीं मानते थे, और असमान वर्ग इसमें नहीं था, सभी लोग समान मानते थे ना। इन्हीं को क्या बोला गया? जनजातियां, ठीक है। जनजाति बोला गया या जनजातियां बोला गया, बताओ स्पष्ट है? जनजाति लोग कहा गया। जनजाति लोग के विषय में एनसीईआरटी में बताया गया है, ये ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए नियम को नहीं मानते थे, जो कि राजा भी स्वीकार कर लिए थे, और ये ऐसे समाज के लोग थे जो कर्मकांडों और सामाजिक नियम को नहीं मानते थे। ये असमान वर्ग में विभाजित नहीं थे, है ना, यानी इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार का कोई वर्ग नहीं था, ठीक है, कोई वर्ण नहीं था। बताओ स्पष्ट है? आगे बोला गया है, प्रत्येक जनजातियों के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य, ठीक है, जनजाति लोग के सभी सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। बताओ ये पॉइंट क्लियर है? आगे क्या बताया गया है? कई जनजातियां खेती से अपना जीवन यापन करते थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक, पशुपालक भी थे। ओके, तो जनजाति के विषय में क्या बताया गया है? जनजाति के विषय में बताया गया है कि ये तो कभी कभी क्या होते थे? कृषि करते थे, है ना, कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे। और कभी कभी क्या बताया गया है कि ये शिकारी या संग्राहक भी होते थे, शिकारी, संग्राहक या पशुपालक, ठीक है। ये कभी कभी कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे, कभी कभी क्या करते थे? शिकारी, संग्राहक या पशुपालक होते थे। बताओ स्पष्ट है? यस सर। तो ये बताया गया जनजाति लोग का जीवन किस पर निर्भर था, तो इसमें बताया गया किस पर निर्भर था? ये कभी कभी कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे, कुछ वर्ग क्या करते थे अपना जीवन यापन शिकार करके या पशुपालन करके। ओके, ठीक है, यहां तक बताओ स्पष्ट है? अभी तक हमने केवल इतना समझा कि जनजाति लोग कौन होते थे। तो जनजाति लोगों के विषय में बताया गया, ये ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम को नहीं मानते थे, ये कर्मकांडों को और सामाजिक नियम को नहीं मानते थे, ये असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे, और ये नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। इनके सभी सदस्य किससे जुड़े होते थे? नातेदारी के बंधन से। ओके, और इसमें यह बताया गया है, स्पष्ट हो रहा नहीं? और इसमें यह बताया गया है कि जनजाति लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे, या जनजाति लोग शिकारी थे या पशुपालक होते थे। यहां तक क्लियर है? आगे बताया गया है, प्रायः वे अपने, आगे क्या बताया गया है? प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। यानी इन गतिविधियों का मतलब ये, कभी कभी कृषि भी करते थे और शिकारी और पशुपालक, यानी जो नेचर है, जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया है संसाधन, उसका सभी का प्रयोग करते थे। आगे क्या बोला है? कुछ जनजातियां खाना बदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। ओके, तो यहाँ पर जनजातियों के विषय में क्या बताया? जनजातियां कुछ क्या होती थी? खाना बदोश होती थी। खाना बदोश का मतलब क्या बताया गया है? हाँ, तो यहाँ लिख दें खाना बदोश। कुछ जनजातियां कैसी होती थी? खाना बदोश होती थी। यानी खाना बदोश का मतलब क्या है? कुछ जनजातियां खाना बदोश होती थी। ओके, खाना बदोश का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती रहती थी। ओके, कुछ जनजातियां कृषि पर डिपेंड थी, कुछ जनजातियां शिकारी या पशुपालक थी। कुछ जनजातियों द्वारा कृषि और शिकारी पशुपालक दोनों कार्य किया जाता था, क्योंकि वो सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते थे। बताओ स्पष्ट है? ये चीजें क्लियर ही है? आगे क्या बताया गया है? और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारगाहों पर नियंत्रण रखते थे। जनजाति समूह किस पर नियंत्रण करते थे? भूमि और चारगाहों, यानी जहां पर पशुपालक हैं इनके, तो ये क्या करेंगे? भूमि ऐसा ढूंढने का प्रयास करेंगे जिससे इनके यानी पशुओं को क्या मिल पाए? चारा मिल पाए। आगे क्या बोला गया है? और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। यानी इनके द्वारा जो नियम बनाए जाते थे, ये किसी प्रकार से वर्ग विभाजन का नहीं था, इनके द्वारा खुद नियम बनाए जाते थे। उस नियम को पूरा परिवार, पूरा वर्ग या पूरी जनजाति समूह फॉलो करती थी।
इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली। समानता ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। जनजाति समूह को रहने का स्थान क्या बताया गया है? जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, है ना, और दूसरी दुर्गम स्थान मतलब इस प्रकार की नदियां जहां पर हो ना, इस प्रकार की जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, वहां पर इनका निवास स्थान होता था। बताओ, स्पष्ट है? आगे बोला गया है, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। यानी जनजातियां कहाँ रहती थी? एक तो बताया गया कहाँ पर? जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरे दुर्गम स्थानों पर। दुर्गम मतलब जहां पर मानव पहुंच ना सके, है ना, लेकिन कभी कभी हो सकता है मानव पहुंच भी जाते हों। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। देखो, जनजाति लोगों के पास क्या होगा? बहुत होगा, तीर होगा, इतनी तमाम चीजें होगी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम दुनिया में रहते हैं उनके पास क्या होगा? बड़े बड़े हथियार होंगे ना, तो ये शक्तिशाली लोग कहलाएंगे। जो हम लोग मेन स्ट्रीम दुनिया में है, जो जनजाति हैं वो जंगल में रहते हैं, फल फ्रूट वहीं से अपना हथियार बना पाएंगे, है ना। तो इसमें बताया गया है कि कभी कभी जाति से आधारित जाति के आधार पर आधारित जो शक्तिशाली लोग थे, है ना, उनसे इन जनजातियों का टकराव भी होता था। आगे बोला गया है, कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। ठीक है, देखो इसमें बताया गया है इनको रहने निवास स्थान कहाँ बताया गया? जनजातियों का, जनजातियों का अगर निवास स्थान बात करेंगे, निवास स्थान, ठीक है, तो निवास स्थान क्या बताया गया है? तो निवास स्थान बताया गया क्या? जंगल और पहाड़ और रेगिस्तान और अदर दुर्गम स्थान है ना, दूसरे दुर्गम जगह, यानी ऐसी जगह जहां पर मानव आसानी से ना पहुंच पाए ना। लेकिन इसमें फिर ये भी बताया गया है कभी कभी क्या होता था, इन जनजाति लोगों का क्या होता था, इन जनजाति लोगों का जो वर्ण के आधार पर विभाजित लोग थे उनके साथ टकराव होता था। और ऐसी स्थिति में ये अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखने में कामयाब भी होते थे। अलहदा संस्कृति मतलब इनकी एक संस्कृति होती थी, इनका रहना खाना चलना, है ना, या इनका कल्चर जो है, ठीक है। तो इनके कल्चर का मतलब, अलहदा का मतलब अरबी शब्द है, अलहदा का मतलब ये होता है अपनी संस्कृति, है ना। तो अपनी संस्कृति ये बचाने में क्या होते थे? कामयाब भी होते थे। जब इनका टकराव होता था किससे? बाहरी दुनिया, जो हम लोग जैसे लोग थे, और राजा क्या करते थे? इन पर हमला करते थे, तो ये लोग क्या करते? उनका मुकाबला करते थे और अपनी संस्कृति को बचाने रखने में कामयाब भी होते थे। स्पष्ट है? आगे क्या बोला गया है? आगे बताया गया है जनजाति लोग कौन थे। जनजाति के विषय में अभी मैंने इतना समझा था कि जनजाति समाज के विषय में क्या समझा कि जनजाति लोग ऐसे लोग होते थे जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम को नहीं मानते थे, है ना, और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, सामाजिक नियम को नहीं मानते थे, और ये असमान वर्ग में विभाजित नहीं थे। ठीक है, जनजाति लोग नातीदारी के बंधन से जुड़े होते थे, इनके सभी सदस्य, ठीक है। और साथ ही साथ जनजाति के विषय में बताया गया ये किस पर डिपेंड होते थे? तो कृषि और शिकारी और पशुपालक होते थे, है ना। साथ ही साथ इनका निवास स्थान की बात करेंगे तो इनका निवास स्थान जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और ऐसे ही दूसरे दुर्गम स्थानों के। साथ ही साथ इसमें और क्या बताया गया जनजाति के विषय में? जनजाति खाना बदोश भी होते थे। खाना बदोश का क्या मतलब है? ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट क्या है? जनजाति लोग कौन थे, इसको और अच्छे से बताया गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताएं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट हमारा, जनजाति लोग कौन थे। ठीक है, अब जनजाति समाज के विषय में पढ़ लिया। जनजाति समाज ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम को नहीं मानते थे, ओके, और ये कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनजाति लोग कौन थे। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं, पहले एनसीईआरटी का पॉइंट पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा क्या करेंगे? बोर्ड पर लिख लेंगे। ओके, इसमें बताया गया है समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। मुसाफिर का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान आते थे और चले जाते थे ना। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जनजाति लोग क्या करते थे? लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मतलब मौखिक, ठीक है ना, वाचिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे।
ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। तो वाचिक परंपरा के विषय हमको पता चला, वाचिक, ठीक है। तो वाचिक परंपरा क्या है? वाचिक परंपरा, ठीक है। तो वाचिक परंपराओं द्वारा जनजातियों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। जनजातियों के विषय में जानकारी हमको कहां से मिलती है? वाचिक परंपरा के द्वारा। वाचिक का मतलब ये है, वाचिक का मतलब क्या है? मौखिक, मौखिक रूप से जो बताया गया लोगों द्वारा, जनजातियों के द्वारा, कि उनकी पीढ़ी में पहले लोग कैसे काम करते थे, फिर उनकी पीढ़ी में पहले कैसे काम होता था, आज कैसे काम होता है ना, उसी चीजों को इतिहास क्या करें, इतिहास में लिख दिए। क्योंकि जनजाति लोग बताया गया है, कुछ अपवादों को छोड़कर कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। स्पष्ट है? अगर आपसे बोला जाए जनजाति लोग लिखित दस्तावेज रखते थे, है ना, या पूछा जाए आपसे जनजातियों के बारे में हमको जानकारी लिखित दस्तावेजों से मिलता है, तो कम सही नहीं होगा। क्योंकि इसमें बताया कुछ अपवादों को छोड़कर, यानी बहुत कम मात्रा में कहीं मिली होगी क्या जनजातियों के विषय में लिखित दस्तावेज, बाकी जनजाति लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ऐसा कौन कह रहा है? एनसीईआरटी कह रहा है। ओके, और क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जनजातियों के विषय में जानकारी इतिहासकार कहां से प्राप्त करते हैं? वाचिक परंपरा द्वारा। वाचिक मतलब मौखिक परंपरा, यानी जनजातियों से ही पूछकर कि आपके पूर्वज कैसे रहते थे, है ना, उनके पूर्वज कैसे रहे होंगे। तो ऐसे अलग अलग स्थानों से जानकारी एकत्रित करके जनजातियों के विषय में चीजें लिखी गई। बताओ, स्पष्ट है? अब आगे क्या बोला है? इसमें आगे बोला गया है जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के अनुसार बदलता रहता था। ऐसा नहीं कोई जनजाति यहाँ पर बहुत प्रभावशाली है तो यहीं पर रहेगी, दूसरे क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकती है ना, या अपना इलाका बदल सकती है। ठीक है, आगे बोला गया है पंजाब में खोखर जनजाति, पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। 13वीं और 14वीं सदी में पंजाब में कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? खोखर जनजाति। ओके, कौन सी? खोखर जनजाति। आगे क्या बोला? यहाँ बाद में गक्खर लोग, यहाँ बाद में गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार भी बनाया था। ठीक है, कमाल खान गक्खर को। तो यहां पर आपको 2 पॉइंट मिला। पहला ये 13वीं और 14वीं सदी में, ठीक है, 13वीं और 14वीं सदी में क्या हमको जानकारी मिलती है? हमको जानकारी मिलती है एक जनजाति के विषय में। पंजाब में एक जनजाति होती थी, कौन सी? पंजाब में एक जनजाति होती थी खोखर जनजाति। ठीक है, अगर आपसे पूछे खोखर जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है तो पंजाब। ठीक है, 13वीं और 14वीं सदी में। लेकिन बाद में बताया गया है बाद में पंजाब में कौन सी जनजाति प्रभावशाली हो गई? गक्खर जनजाति। कौन सी? गक्खर। गक्खर जनजाति बाद में यहाँ पर प्रभावशाली हुई। ठीक है, या मान सकते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, गक्खर जनजाति के विषय में क्या मान सकते हैं? 15वीं और 16वीं, क्योंकि अकबर किस समय शासन करता है? 16वीं सदी में, है ना। तो 15वीं और 16वीं, यहाँ केवल हम 16वीं लिखते हैं। 16वीं सदी में गक्खर जनजाति क्या होती है? बहुत क्या होती है? प्रभावशाली होती है। और इसमें गक्खर जनजाति का एक लीडर होता है जिसका क्या नाम होता है? कमाल खान गक्खर। कमाल खान गक्खर। ठीक है, इस जनजाति को अकबर क्या करता है? अकबर मनसबदार बना देता है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको अकबर क्या करता है? अकबर इसको मनसबदार नियुक्त कर देता है। मनसबदार। मनसबदार का मतलब अपने क्षेत्र में क्या करेगा? प्रशासन चलाएगा। ओके, और इसको सेना दी जाएगी, सैन्य भी रखेगा। ओके, साथ ही साथ अपने क्षेत्र में क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा। ओके, तो अकबर ने क्या करा? कमाल खान गक्खर को क्या बना दिया था? मनसबदार। तो यहाँ पर लिख देते हैं कमाल खान गक्खर को क्या बना दिया? मनसबदार। मनसबदार।
दार, मनसबदार का मतलब इसका वेतन दिया जाएगा, ये क्या करेगा, अपने क्षेत्र में टैक्स कलेक्ट करेगा और सेना भी रखने की इसको शक्ति दी जाएगी। स्पष्ट है? तो अगर आपसे पूछे गक्खर जनजाति किस क्षेत्र में पाई गई तो क्या बताएंगे? पंजाब। किस सदी में? 16वीं सदी में। अगर आपसे पूछे कि 13वीं और 14वीं सदी में पंजाब में कौन सी जनजाति पाई गई? खोखर। खोखर, ओके, खोखर जनजाति, खोखर, ओके, स्पष्ट है? आगे क्या बताया गया है? मुल्तान और सिंध में, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोग का प्रभुत्व था। ठीक है, यानी मुल्तान तक किसके? मुगलों द्वारा क्या करा गया? अपने अधीन कर लिया गया मुल्तान और सिंध को, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले तो भारत का हिस्सा था। ठीक है, ये समझिए सबसे अधिक जो है प्रभाव मुल्तान के क्षेत्र में अकबर के शासनकाल में ही दौरा बढ़ा। ठीक है ना, और औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में क्या हुआ? क्षेत्र सीमा बढ़ा है ना। ठीक है, बाकी मुल्तान और काबुल तक तो बाबर का भी क्या था? शासन था। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे अब इसमें क्या बताया गया है? मुगलों द्वारा मुल्तान और सिंध पर अधीन कर लिए जाने के बाद या पहले, उसके पहले क्या बताया गया है? यहाँ पर लंगा और अरघुन जनजाति होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर और जनजाति के विषय मिला है। ठीक है, एक पंजाब के विषय मिला, कौन कौन सी जनजाति? खोखर और गक्खर। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा पॉइंट हम क्या लिख लेंगे? इसमें दूसरा पॉइंट यहीं पर लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है? मुल्तान, मुल्तान और सिंध, और सिंध में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती थी? मुल्तान और सिंध में कौन कौन सी जनजाति बताया गया? अरगुन और लंगा। ठीक है, अरगुन, हाँ, अरगुन और लंगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे लंगा, लंगा और लंगा दिया पहले। ओके, तो लंगा और अरगुन। ठीक है, ये समझेंगे अरगुन कहां पर? सिंध में। ठीक है, और मुल्तान में कौन? लंगा जनजाति। ठीक है, ठीक है, इसमें बोला गया क्या? मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम की बात करेंगे। भारत का उत्तर पश्चिम कहां पर है? भारत का उत्तर पश्चिम यही तो होगा, ये क्षेत्र होगा भारत का उत्तर पश्चिम ना। तो भारत के उत्तर पश्चिम में बताया गया कौन से? बलोच जनजाति। ओके, उत्तर पश्चिम में आपका मुल्तान भी तो है, उत्तर पश्चिम में सिंध भी तो है, पश्चिम में है ना। उत्तर पश्चिम बताया गया, एक कौन सी जनजाति? 3 जनजाति के विषय बताया गया। एक तो आपका लंगा, अरगुन, और अभी क्या बताया? बलोच। बलोच जनजाति कहां पर पाई गई? भारत के उत्तर पश्चिम में। ओके, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति पाई गई? बलोच। ओके, यहां लिख देते हैं उत्तर पश्चिम को क्या लिख सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं ना उत्तर पश्चिम को। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति पाई गई? बलोच। ओके, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया इसमें ये लोग यानी बलोच, ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गरड़ियों की जनजाति रहती थी। अब पश्चिम हिमालय में क्या बताया गया? गड्डी गरड़ियों की जनजाति। ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय कहां पर होगा? ये देखो हमारा क्या है? हिमालय यहाँ पर है। हिमालय की बात करेंगे, यहाँ पर हिमालय है ना, तो हिमालय की बात करेंगे। पश्चिमी हिमालय किधर होगा? पश्चिमी, देखो ये, हाँ, इधर ही होगा ना, बोलो इधर ही क्षेत्र में होगा। तो पश्चिमी हिमालय में क्या बताया गया है? पश्चिमी हिमालय में बताया गया है कौन सी जनजाति? गड्डी गरड़िया, है ना, तो गड्डी लिख देते हैं। ओके, पश्चिमी हिमालय में क्या पाया गया? गड्डी गरड़िया जनजाति। ओके, यहां तक बताओ, स्पष्ट है?
अभी तक एनसीईआरटी में क्या बताया है? अभी तक एनसीईआरटी में बताया है कि वाचिक परंपराओं द्वारा, वाचिक का मतलब मौखिक परंपराओं द्वारा जनजाति लोगों के विषय में इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ओके, इसके अलावा बताया गया 13वीं और 14वीं सदी में पंजाब में खोखर जनजाति, ठीक है। 16वीं सदी में गक्खर जनजाति, जिसमें कमाल खान गक्खर जो है गक्खर जनजाति का था, इसे अकबर ने क्या बनाया था? मनसबदार। ओके, मनसबदार का मतलब इसे सेना दी जाएगी, इसे वेतन दिया जाएगा, ये अपने क्षेत्र में क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा। ओके, और इसके बाद बताया क्या गया है? इसके बाद बताया गया मुल्तान और सिंध में लंगा और अरगुन जनजाति। तो अरगुन जनजाति कहां पर? सिंध में, और लंगा जनजाति मुल्तान में, ठीक है। इसके अलावा और दो फैक्ट बताया गया है, और दो फैक्ट क्या बताया गया? बलोच जनजाति कहां पाई गई है? उत्तर पश्चिमी भारत में और पश्चिमी हिमालय में पाया गया गड्डी गरड़िया जनजाति। बताओ यहां तक स्पष्ट है? अब आगे पढ़ते हैं, ये आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है? बोला उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति को पूरी तरह प्रभुत्व था। अब इसमें क्या बोला? उत्तरी पूर्वी, यानी भारत का उत्तरी पूर्वी इधर होगा ना। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति बताया गया? नागा और अहोम, ठीक है। अभी नागा और अहोम जनजाति के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। नागा और अहोम जनजाति कहां पाई गई? भारत के पूर्वी भारत में। ओके, पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में बोला गया है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत बोला है। ओके, तो यहां पर उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में नागा और अहोम जनजाति पाई गई। अहोम जनजाति मुख्य रूप से असम में स्थापित हो गई थी, और नागा जनजाति की बात करेंगे, नागा मेघालय और नागालैंड में भी बहुसंख्यक पाई गई है। ओके, स्पष्ट है। लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो दिया गया उसको याद रखेंगे। उत्तरी पूर्वी भारत में नागा और अहोम जनजाति पाई गई। स्पष्ट है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है? आगे इसमें बताया गया है मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। मौजूदा बिहार, जिसे वर्तमान जो हमारा बिहार है, झारखंड है, के इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने, राजा मान सिंह किसका सेनापति था? अकबर का। 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। कब? 1591 में। चेर जनजाति आप पढ़े होंगे क्या? पीछे पढ़े थे। चेर एक क्या थी? डायनेस्टी थी, लेकिन यहाँ पर आप चेर जनजाति के विषय में पढ़ रहे हैं। ओके, चेर जनजाति का उदय कहाँ बताया गया है? तो यहाँ पर हम फिर से मैप बना लेते हैं। हमने भारत का मैप फिर से बना लिया, ठीक है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या? पंजाब। यहाँ पर पंजाब हमारा है, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पंजाब में बताया क्या गया है? पंजाब में क्या कौन सी जनजाति बताया गया है? पंजाब में पहले बताया गया है गोखर जनजाति, खोखर। पहले क्या बताया गया है? खोखर जनजाति, ठीक है। उसके बाद ये खोखर जनजाति कब थी? 13वीं और 14वीं सदी में, है ना। 13वीं और 14वीं सदी में खोखर जनजाति थी। बाद में एक और जनजाति बनी 16वीं सदी में, कौन सी? गक्खर, ठीक है, गक्खर जनजाति, ठीक है। तो ये पंजाब की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा कि जो पश्चिमी हिमालय है, मान लेते हैं हमारी पश्चिमी हिमालय है, ठीक है। पश्चिमी हिमालय में हमारा कौन सी जनजाति है? तो यहां लिखेंगे पश्चिमी हिमालय, ठीक है। ये हमारा पूरा हिमालय है। अगर यहां से बात करेंगे, इस हिमालय में पश्चिमी हिमालय यही होगा ना, तो पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे। पश्चिमी हिमालय में कौन सी जनजाति पाई गई? गड्डी गरेड़िया, ठीक है। तो गड्डी हम लिख लेते हैं। ओके, स्पष्ट है। गड्डी गरेड़िया नामक जनजाति कहां पाई गई? पश्चिमी हिमालय में। और बताया क्या गया है? भारत के उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई गई? बलोच जनजाति। कौन सी? बलोच जनजाति। तो बलोच जनजाति कहां पाई गई? उत्तरी पश्चिमी
भारत में, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बोला गया मुल्तान और सिंध। मुल्तान और सिंध में मानते हैं यहाँ पर हमारा मुल्तान और सिंध है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, मुल्तान और सिंध, ठीक है। तो मुल्तान में कौन सी जनजाति, मुल्तान में लंगाह जनजाति, मुल्तान में कौन सी जनजाति, लंगाह जनजाति। और इसके बाद जो है सिंध की बात करेंगे, सिंध में कौन सी जनजाति, अरघुन जनजाति। बताओ स्पष्ट है, इतनी जनजाति के विषय में बताया गया इस एनसीईआरटी में, ओके। यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसके बाद नई जनजाति क्या बताया, इसमें ये बताया है चेर जनजाति के विषय में। चेर जनजाति कहां पर, बिहार और झारखंड। मानते हैं बिहार है और यहाँ वाले थे झारखंड है, तो बिहार और झारखंड में कौन सी जनजाति है, चेर जनजाति। कौन सा, हाँ, ये हमारा उत्तरी पूर्वी जो भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत है। तो यहाँ पर लिख लेंगे उत्तरी पूर्वी भारत। उत्तरी पूर्वी भारत में दिया क्या, नागा और अहोम जनजाति, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया वही क्या हो जाता है, सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है, ओके। स्पष्ट है। इसके विषय में और डिटेल में भी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना दिया है उतना ही पूछेगा, ओके। आपसे यही पूछेगा जो नागा जनजाति है या नागा और अहोम जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई गई, आपको बोलेगा उत्तरी पूर्वी भारत, ठीक है, दक्षिणी भारत, ठीक है, पश्चिमी भारत, ठीक है। तो हमको पता है कौन सी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत। स्पष्ट है। इसके अलावा गड्डी गरेड़िया जनजाति किस दिशा में पाई गई, तो पश्चिमी हिमालय में, ओके। बलोच जनजाति कहां पाई गई, उत्तरी पश्चिमी भारत में, ठीक है। मुल्तान में कौन सी जनजाति, लंगा। सिंध में कौन सी जनजाति, अरघुन। 13वीं और 14वीं सदी में पंजाब में कौन सी जनजाति, तो खोखर, ठीक है। 16वीं सदी में कौन सी जनजाति, गक्खर। गक्खर जनजाति का एक नाम दिया है क्या, कमाल खान गक्खर। कमाल खान गक्खर को क्या कराया, मनसबदार बनाया किसने, अकबर ने, ठीक है। इतनी चीजें अभी तक एनसीईआरटी में दिया गया है। और पंजाब और झारखंड में क्या बताया है, पंजाब और झारखंड बता दिया है चेर जनजाति रहते थे, ओके। जिस पर 1591 में किसने हमला करा, मान सिंह, राजा मान सिंह ने हमला किया, ओके। मान सिंह क्या करता है, चेर जनजाति पर हमला करता है। और मान सिंह क्या होता है, किसका सरदार होता है, अकबर का एक मनसबदार या सेनापति होता है, ओके। तो ये सेनापति है और 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया, ठीक है। वहां से अच्छा खासा माल इकट्ठा किया किसने, मान सिंह ने, ठीक है। तो मान सिंह 1591 में चेर पर क्या करा, हमला करा है और इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और यहाँ की जो धन संपत्ति थी वो क्या कर लिया, लूट लिया, ओके। धन संपत्ति क्या करा, मान सिंह ने इकट्ठा कर दिया, किसके लिए, राजा के लिए। देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं, धन लेकर आए हैं ना, हम अच्छे क्या हैं, सेनापति हैं। स्पष्ट है। अब इसमें क्या बोला गया है, आगे बोला गया है लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए, किसको, इन चेर जनजातियों को। हमला किया, परास्त तो किया, लेकिन बहुत लंबे समय तक अपने अधीन नहीं रख पाए, ठीक है। इसमें आगे क्या बताया गया है, लेकिन वो पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए, औरंगजेब नहीं बनाए गए, ठीक है। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। मुंडा और संताल के, मुंडा की जनजाति के विषय में क्लास 8 में पढ़ेंगे, ओके। मुंडा और संताल की जनजाति के विषय में बताया गया है, कहां पर, ये यहाँ इस बिहार और झारखंड के क्षेत्र में, लेकिन इनका और बताया गया इलाका कहां पर, उड़ीसा और बंगाल। तो बिहार झारखंड तो ठीक था, इसी में एक और आ गया क्षेत्र उड़ीसा और बंगाल। उड़ीसा बंगाल यहाँ पर है, ओके। उड़ीसा और बंगाल, ये यहाँ पर क्या कौन लोग रहते थे, यहाँ पर बताया गया है मुंडा और संताल। संताल लिखा है इसमें, संथाल होता है ना, तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ओके, ठीक है। मुंडा और संताल जनजाति कहां पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या बंगाल और उड़ीसा में, ओके। स्पष्ट है।
यहां तक की चीजें क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियां निवास करती थी। अब इसमें क्या बता दिया, अभी तक हमने इतनी जनजाति पढ़ा ही था, अब इसमें दो जनजाति और बताया क्या है, कोली और बिराद। कोली और बिराद जनजाति कहां पर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारा महाराष्ट्र होगा, यहां पर क्या होगा, कर्नाटक होगा। ठीक है, तो बताया है कोली और बिराद, तो कर्नाटक में कौन सी है, कोली जनजाति, और महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति है, बिराद। बिराद, ओके, ये दो जनजाति और समझ लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला, कई दूसरी जनजातियों के निवास थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कोली लोग गुजरात के, देखो कर्नाटक बताया गया है, महाराष्ट्र में बिराद बताया गया है, कोली लोग कहां पर रहते थे, गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। ओके, आगे क्या बोला गया है, कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां की विशाल आबादी थी। इसमें और दक्षिण भारत में कौन सी जनजाति बताया गया है, दक्षिण भारत में कोरागा, वेतर, मारवाड़, तीन जनजाति और बताया गया दक्षिण भारत में, कोरागा, वेतर और मारवाड़। इसका लोकेशन नहीं दिया है, लेकिन क्या बताया गया है इसमें, और क्या बताया गया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कौन कौन से, कोली और बिराद ना, कर्नाटक पहले बोला, फिर महाराष्ट्र बोला, कोली पहले बोला, फिर बिराद बोला। ओके, उसके बाद बताया कोली जनजाति के लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। साथ ही साथ क्या बोला गया, दक्षिण भारत में कोरागा, दक्षिण भारत में कौन कौन सी, कोरागा, वेतर, मारवाड़, तीन जनजातियां पाई गई थी, है ना। और क्या बताया गया है, और इसमें बताया गया है भीलों की बड़ी आबादी, भीलों की बड़ी आबादी या बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी कौन सी आबादी, भीलों की। ओके, आगे क्या बोला है, 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। भीलों में बताया गया बहुत सी जनजाति कहां फैली हुई थी, पश्चिमी और मध्य भारत में। ठीक है, तो ये पश्चिमी भारत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मध्य भारत। यहां पर कौन जनजाति फैली हुई थी, भील। ओके, कौन सी जनजाति, भील। तो भीलों की जनजाति कहां पर, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी के अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। 16वीं सदी मतलब अकबर का शासनकाल। ओके, अकबर का शासनकाल कब से, 1556 से। ओके, आगे क्या बोला है, तब भी भीलों की कई कुल जन शिकारी संग्राहक बने रहे, यानी कई कुल उनके, कई अलग अलग वर्ग उनके, यानी कई अलग अलग उनके, कुल का मतलब होता है परिवार मान लीजिए, है ना। कई अलग अलग कुल क्या थे, शिकारी और संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में थे। तो गोंड जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, अभी पढ़ेंगे भी। तो गोंड के विषय में स्थान क्या बताया गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, ठीक है। कौन कौन सी जनजाति बताया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति क्या हुई थी, फैली हुई थी। बताओ यहां तक की चीजें क्लियर है, यहां तक की चीजें स्पष्ट हैं। अब हम लास्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, मतलब इसी में हम गोंड और कौन सी जनजाति है, अहोम जनजाति की विषय में डिटेल में दिया गया, उसको समझेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बदलता हुआ समाज। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। तो हम पढ़ेंगे अब क्या, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के जो एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया उसको हम पहले पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको बोर्ड पर लिख लेंगे। ओके, तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे।
पहला पॉइंट इस बताया गया है, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते थे, वे स्थानांतरी कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरण खेती का मतलब क्या है? कृषि का एक जगह पर कटाई करी है ना, फिर दूसरी जगह क्या करेंगे? खेती करेंगे। स्पष्ट है? आगे क्या बोला गया है? विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। प्रत्येक कुल का क्या होता था? अपना राजा या क्या कहते थे उसी को? राय कहते थे। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, जिस समय दिल्ली की सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। ठीक है, जिस समय बताया गया दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड छोटे राज्य के गोंड सरदारों पर हावी हो रहे थे। ठीक है ना। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, गोंड जनजाति के विषय में अकबरनामा में या अकबरनामा से हमको जानकारी मिलती है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे, है ना। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ठीक है, ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। ठीक है, तो बताया गया क्या इसमें? ये बताया गया है, ये अकबरनामा में एक पॉइंट मिलता है जिसे गढ़ कटंगा कहा गया। ठीक है, इस गढ़ कटंगा में कितने? 70,000 गांव थे। कितने? 70,000 गांव थे। ओके, अब बताया गया है 70,000 गांव थे, लेकिन इसमें बताया गया है इन गांव में राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी? प्रशासनिक व्यवस्था थी केंद्रित थी, है ना। केंद्रित यानी कोई एक द्वारा चलाया जाता था ना। केंद्रित मतलब किसी एक सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च शक्ति द्वारा पूरे क्षेत्र में क्या करा जाता था? शासन किया जाता था। उसे बोला जाता है क्या? केंद्रीकृत। ओके, ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी? केंद्रीकृत थी, है ना। इसको लिख लेते हैं, केंद्रीकृत थी। ठीक है, और क्या बताया गया इसमें? और इसमें बताया गया है राज्य गढ़ों में विभाजित थे। राज्य क्या थे? पूरा राज्य क्या था? एक गढ़ में विभाजित था। ठीक है, और बताया गया एक गढ़ के विषय में अकबरनामा बताया गया जिसे गढ़ कटंगा कहा गया। इस गढ़ के विषय में क्या बताया गया? 70,000 गांव थे। एक गढ़ के विषय में क्या बताया गया? 70,000 गांव थे। इसके बाद बताया गया हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। कितने गांव के? 84। ये जो 70,000 गांव है ये सब सभी क्या है? 84 गांव में विभाजित थे। 84 गांव के कितने गांव? 84 गांव में विभाजित थे। ठीक है, तो ये क्या कहलाए? ये 84 गांव में विभाजित थे, 84 गांव। ठीक है, और इसको क्या बोला गया? इसमें आगे देखो बताया गया है ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। जिसे 84 कहा ही जाता था ना, इसे क्या कहा गया? 84। क्या बोला गया? 84 कहा गया। ठीक है, और ये 84 गांव किसी गोंड के ना, हर गढ़ बोला इसमें, हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यानी गोंड जनजाति के किसी एक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा पूरा नियंत्रित करा जाता था पूरा गढ़। ओके, फिर से क्या किया जाता था? इसको अलग अलग 84 गांव में विभाजित किया जाता था, जिसे 84 ही कहा गया। ओके, एनसीईआरटी में क्या बोला गया है? 84 गांव में जो गोंड जनजाति विभाजित किए थे शासन करने के लिए, उसे क्या बोला गया? 84 बोला गया। ओके, ठीक है, अब इसमें आगे क्या दिया गया है और इसके विषय में जानकारी, गढ़ कटंगा के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? अकबरनामा से। अकबरनामा, बताओ स्पष्ट यहां तक चीजें?
अभी तक इतना ही फैक्ट मिला है। ओके ठीक है, अब इसमें आगे क्या बोला गया है, इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में किया जाता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे, है ना। यानी एक जो 84 गांव में विभाजित कर दिया गया, जो 84 कहा गया। अब इसको शासन करने के लिए क्या करा गया, बरहोतों में विभाजित किया गया। किसमें, बरहोतों में। तो ये क्या है, यहाँ लिखेंगे बरहोतों, लिखा है एनसीईआरटी में, बरहोतों में विभाजित किया गया। बरहोतों का मतलब क्या है, 12-12 गांव। ओके 12-12 गांव में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। बताओ स्पष्ट है। ठीक है, पहले हम समझेंगे पूरे जो गोंडवाना है, एक बड़ा साम्राज्य है गोंड जनजाति का, उसे कई अलग अलग गढ़ में विभाजित किया गया। ओके, जिसमें एक गढ़ के विषय में बताया गया, गढ़ कटंगा। गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। ये अकबरनामा से हमको जानकारी मिलती है। एक गढ़ का नियंत्रण उसी गोंडवाना जनजाति के किसी कुल द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। ओके, अब ये जो पूरा एक गढ़ है, इसे 84 गांव में विभाजित किया जाता था, क्योंकि 70,000 गांव इसमें है ना। अब 84 गांव में जब विभाजित हो गया, ठीक है, 84 गांव जब विभाजित हो गया, ये जो 84 गांव है, इसको पुनः क्या किया गया, बरहोतों में विभाजन कर दिया गया। बरहोतों का मतलब है 12-12 गांव। ठीक है, इस प्रकार से शासन किया जाता था। लेकिन शासन का मुख्य इकाई क्या था, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, है ना। यानी कोई एक व्यक्ति क्या करता था, संपूर्ण व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता था। स्पष्ट है, बताइए, यहां तक क्लियर है। आगे बोला है, बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। ओके, उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान और सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है, उनका क्या हो गया, उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। यानी अभी तक इसमें सामाजिक व्यवस्था क्या थी, समान थी, लेकिन जो नए राज्य उभरे थे, उन नए राज्यों से इस पर प्रभाव पड़ा और इसमें सामाजिक समानता जो थी, अब वो समानता हो गई, असमान सामाजिक वर्गों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की। ब्राह्मण लोगों ने क्या करा, जो गोंड जनजाति है, गोंड के जो राजा थे, उनसे क्या करा, भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त करी, है ना। आगे क्या बोला गया है, गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, है ना। क्योंकि अब इनके अंदर क्या होने लगा, अभी जनजाति थे, है ना, अब ये जब मेन स्ट्रीम में आने लगे, इनको भी लगने लगा क्या, हम सर्वश्रेष्ठ है, यानी हमारा गांव सर्वश्रेष्ठ है या हम सर्वश्रेष्ठ है ना। ऐसे में क्या होने लगा, कुछ राजा ब्राह्मणों को भी दान देने लगे, मंदिर बनाने के लिए या इस प्रकार की चीजों करने के लिए। तो कुछ जो और गोंड के कुल के लोग थे, उनको लगने लगा कि हम क्षत्रिय परिवार से, हम भी इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था संभालें, अगर हम भी क्या हो जाए, अगर राजपूत हो जाए, है ना। तो इसमें बताया गया है, कुछ गोंड जनजाति क्या होने लगी, इच्छा रखने लगी क्या करने की, राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न हो गई, है ना। जैसे हमने पढ़ा था पीछे, दांती दुर्ग जो क्षत्रिय नहीं था, राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद जब लोग उसका विरोध करते हैं, तो ये यज्ञ कराता है पुरोहितों के द्वारा। ठीक है, मैं यज्ञ करा ले रहा हूँ, कौन सा यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ कराता हूँ, अब तो मैं हो गया ना, तो उसके बाद लोग उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो गोंड जनजाति है, इसमें असमानता बढ़ने लगी, है ना। और क्या होने लगा, कुछ राजा ब्राह्मणों को भी दान दिए, है ना, मंदिर बनाने के लिए। और उसके बाद कुछ जो गोंड जनजाति के सरदार थे, उनको लगने लगा कि हम राजपूत के रूप में अगर हमको मान्यता मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। आगे बोला है, इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास, गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, संग्राम शाह। ठीक है, किसने, अमनदास ने। ओके, तो यहां पर याद रखेंगे अमन कितना अच्छा नाम है ना, अमनदास। ठीक है, अमनदास ने क्या करा, बोलो, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ओके, संग्राम शाह की उपाधि। आपको बताया गया था संग्राम सिंह कौन था, संग्राम सिंह राणा सांगा का नाम था संग्राम सिंह। ठीक ना, तो उसी संबंधित सोच लिए भी है, वो भी क्या थे, राजपूत थे, है ना, सिसोदिया राजपूत वंश थे, है ना। तो यहाँ भी संग्राम शाह जो उपाधि धारण की, किसने, अमनदास ने। इनकी भी इच्छा होगी क्या, हम भी क्या बन जाएं, राजपूत। ठीक है,
अमनदास जो कहाँ के राजा थे? गढ़कतंगा के क्या थे? राजा थे। स्पष्ट है? अब इसमें आगे क्या बताया गया है? इसमें आगे बताया गया है उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ठीक है, किसका पुत्र? अमनदास का। अमनदास का पुत्र दलपत, किसने? दलपत महोबा के चंदेल राजपूत, किसके? महोबा के चंदेल राजपूत। तो इसको हम इधर बनाते हैं। ओके, अब देखो हम यहाँ पर अमनदास को बनाते हैं। किसको? अमनदास। ठीक है, एक तरफ हो गए। इधर महोबा के चंदेल राजा, महोबा के चंदेल राजा। ओके, ये भी राजपूत थे। ओके, चंदेल राजा, महोबा के चंदेल राजा की पुत्री दुर्गावती, दुर्गावती, और इनके पुत्र का नाम क्या था? अमनदास का दलपत। क्या नाम था? दलपत। इन दोनों से क्या हो गया? विवाह हो गया। ठीक है, रीजनिंग में ऐसे पढ़ते हैं ना, विवाह होने को बराबर का सिंबल। ओके, इन दोनों क्या हो गया? विवाह हो गया। ठीक है, स्पष्ट है? ये महोबा के चंदेल राजा क्या है? राजपूत हैं। ओके, और ये कौन है? ये गोंड जनजाति के हैं। गोंड जनजाति के राजा है ना। ठीक है, चंदेल राजाओं ने क्या बनवाया था? कौन सी मंदिर बनवाया है? खजुराहो की मंदिर। ओके, कौन सी मंदिर बनवाया है? खजुराहो की मंदिर। ओके, प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो खजुराहो की मंदिर किसने बनवाया? चंदेल राजाओं ने। बस इतना ही महत्वपूर्ण। ओके, ठीक है, आगे आप देखते हैं। इसमें बताया गया है दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। दलपत की मृत्यु क्या हो गई? कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन कमान संभाल ली। ओके, किसके नाम पर? अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। गढ़कटंगा पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। किसने? रानी दुर्गावती ने। बताओ यहां तक कहानी क्लियर है? रानी दुर्गावती के पुत्र का क्या नाम था? वीर नारायण। ओके, इसके पुत्र का क्या नाम था? वीर नारायण। ओके, पुत्र का नाम। ओके, बहुत कम उम्र में क्या दलपत की मृत्यु हो गई। उसके बाद वीर नारायण के मतलब राजा बनाकर शासन व्यवस्था कौन चलाने लगी? दुर्गावती। दुर्गावती के विषय में बताया गया बहुत योग्य थी, है ना। दुर्गावती के विषय में क्या बताया गया? बहुत योग्य थी। और 1565 में आसिफ खान क्या करता है? इस पर हमला करता है। ओके, आसिफ खान क्या करता है? हमला करता है। आसिफ खान, आसिफ खान क्या है? मुगल क्या है? मनसबदार है। ओके, यह क्या करता है? हमला करता है। कब? 1565 में। 1565 में किसका शासनकाल होगा? अकबर का ना। तो अकबर के शासनकाल में आसिफ खान क्या करता है? हमला करता है। किस पर? रानी दुर्गावती पर। रानी दुर्गावती क्या होती है? पराजित होती हैं, है ना। रानी दुर्गावती क्या होती है? पराजित होती हैं, लेकिन आत्मसमर्पण करने की बजाय वो मर जाना पसंद करती हैं। ओके, ठीक है ना। ये बात तो स्पष्ट है। तो यहाँ पर आत्मसमर्पण नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, समर्पण। ठीक है, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें क्या बताती है देवसीमा की? हमको मर जाना पसंद है लेकिन आत्मसमर्पण करना पसंद नहीं है। वैसे यहाँ भी बताया कि क्या ये पराजित हो गई लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करती है, मर जाना पसंद करती है। बताओ, स्पष्ट है? इसके बाद क्या बताया गया? उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। उसका पुत्र कौन? वीर नारायण भी क्या हो गया? युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? युद्ध में मारा गया। बताओ, स्पष्ट है? ये चीजें जानकारी कहां से मिलती है? ये तमाम चीजों की जानकारी कहां से मिलती है? अकबरनामा से मिलती है। ओके, अकबरनामा में लिखा गया है किसके विषय में? गोंड जनजाति के विषय में, है ना। गोंड जनजाति के विषय में जानकारी वो कहां से मिलती है? अकबरनामा से। ठीक है, अकबरनामा को बताया क्या? 1591 में, है ना।
मान सिंह ने किस पर हमला किया था? चेर जनजाति पर। ओके, उसके पहले 1565 में उसी का एक सूबेदार या उसी का एक मनसबदार, किसका? अकबर का, 1565 में किस पर हमला करता है? रानी दुर्गावती पर, जो गोंड जनजाति की रानी थी। ओके, और ये राजपूत महोबा चंदेल राजा के पुत्री थी। ओके, और अमनदास जो गोंड जनजाति का राजा था, उसका एक पुत्र था दलपत, उसी के साथ विवाह होता है, दलपत की मृत्यु हो जाती है। रानी दुर्गावती क्या करती? कमान संभालती है और शासन करने लगती है। ओके, वीर नारायण जो इसका पुत्र था उसको राजगद्दी बैठाकर शासन चलाती है। लेकिन 1565 में क्या होता है? मुगल शासक आसिफ खान क्या करता है? रानी दुर्गावती पर हमला करता है ना, क्योंकि इसकी सेना बड़ी रही होगी, है ना, इसलिए युद्ध में क्या हो गया? पराजित हुई, है ना, दुर्गावती, रानी दुर्गावती पराजित होती है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करती हैं। समर्पण की जगह वो मर जाना पसंद करती हैं, तो आत्मसमर्पण नहीं करती है, इस बात को याद रखना। ओके, तो इसमें आगे स्टेटमेंट में आ गया कि रानी दुर्गावती मुगलों की सेना से पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर ली थी, तो गलत हो जाएगा ना, आत्मसमर्पण नहीं करती है। ओके, और उसके पुत्र को मान लीजिए अगला स्टेटमेंट हो जाएगा, मुगलों ने रानी दुर्गावती को पराजित करने के बाद उसके पुत्र वीर नारायण को वहां का राजा घोषित कर दिया, तो नहीं घोषित किया। युद्ध में क्या हुआ? वीर नारायण भी मारे गए। बताओ, स्पष्ट है? क्लियर? यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब गोंड जनजाति में 2-3 लाइन और बचा, उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या समझा? अकबरनामा में जो गोंड जनजाति थी उसे गोंडवाना कहा गया। अकबरनामा में जानकारी हमको मिलती है, अकबरनामा से हमको जानकारी मिलती है, जो गोंड समाज था उसको गोंडवाना बोला गया। ओके, इस पूरे साम्राज्य को कई किसमें बांट दिया गया? गढ़ में बांट दिया गया। ओके, एक गढ़ में बताया गया जिसे गढ़ कटंगा बोला गया, 70,000 गांव थे। ओके, अकबरनामा से जानकारी मिलती है, 70,000 गांव के साथ इसको कई अलग अलग 84 गांव में बांट दिया गया, जिसे 84 बोला गया, 84 बोला ही गया एनसीईआरटी में। और इस 84 को फिर से 12 गांव में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया, जिसे क्या बोला गया? बरहोतो, है ना, जिसे क्या बोला गया? बरहोतो बोला गया। बताओ, स्पष्ट है? इसके बाद हमने समझा कि जो महोबा के चंदेल थे, राजपूत शासक थे, उसकी एक पुत्री थी दुर्गावती, और अमनदास जो गोंड जनजाति के राजा थे, उसका एक पुत्र था, कौन? दलपत। दोनों की क्या होती है? विवाह होता है, शादी होता है, एक पुत्र जन्म लेता है वीर नारायण। ओके, तो दुर्गावती के पुत्र का नाम याद रखेंगे, वीर नारायण है, और इसके बाद दलपत की मृत्यु हो जाती है और दुर्गावती क्या बन जाती हैं? शासिका बनती हैं, शासन चलाते हैं, लेकिन किसके नाम पर? वीर नारायण के नाम पर। ओके, इसमें हम देखते हैं 1565 में मुगल शासक अकबर होता है, उसी का एक सेनापति या उसी का एक सूबेदार है ना, या उसी का क्या है? मनसबदार क्या करता है? आसिफ खान हमला कर देता है रानी दुर्गावती पर और उसको पराजित करता है। रानी दुर्गावती पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण नहीं करती, बल्कि मर जाना पसंद करती हैं। युद्ध में इसका पुत्र भी लड़ता हुआ मारा जाता है, और आगे बताया गया है कि ये युद्ध क्यों मतलब कि हमला क्यों करते हैं मुगलों द्वारा। ठीक है, इसमें बताया गया गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। गढ़ कटंगा क्यों हमला करते हैं मुगलों द्वारा? क्योंकि यह क्या था? एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। यहाँ पर हाथियों का व्यापार होता था। ओके, ठीक है ना। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में 20 बेशकीमती क्या प्राप्त किए? सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया, शेष भाग वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। ओके, देखो, जो मान लीजिए क्या है? गढ़ कटंगा है। क्या है ये? गढ़ कटंगा। ये क्या है? गढ़ कटंगा। ओके, गढ़ कटंगा विषय बताया गया है कि इस गढ़ कटंगा पर मुगल शासक हमला इसलिए करते हैं क्योंकि यह क्या है? समृद्ध राज्य है। कौन सा राज्य है? समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य का मतलब यहाँ पर किसका व्यापार होता है? हाथी का। ओके, हाथी का क्या होता है? निर्यात। ठीक है,
ठीक है ना। और यहाँ पर हमला करने के बाद मुगलों की सेना को क्या मिलती है, बेशकीमती सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, ठीक है। और जो गढ़कटंगा है इसका कुछ भाग मुगल अपने अधीन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भाग मुगल क्या करते हैं, अपने अधीन ले देते हैं, ठीक है। और शेष भाग क्या करते हैं, शेष भाग ये लोग क्या करते हैं, जो वीर नारायण का एक चाचा होता है, क्योंकि वीर नारायण की तो मृत्यु हो गई है ना, तो वीर नारायण का क्या होता है, चाचा। चाचा का मतलब क्या होगा, वीर नारायण का चाचा का क्या मतलब होगा, चाचा का मतलब होगा इसके पिता दलपत का भाई रहा होगा, ठीक है। इसके चाचा होते हैं, चाचा क्या नाम है, तो चंदर शाह। इसके चाचा क्या नाम है, चंदर शाह। चंदर शाह को शेष भाग दे देता है कौन, मुगल दे देते हैं शासन करने के लिए। बताओ स्पष्ट है, स्पष्ट है नहीं। गढ़कटंगा पर या गोंड जनजाति पर मुगल अटैक क्यों करते हैं, तो इसमें बताया गया यह एक समृद्ध राज्य था और यहाँ पर हाथी का निर्यात होता था। मुगलों के हमला करने के बाद यहाँ बेशकीमती सिक्के पाए गए, ओके। अब इसमें और क्या बताया गया, कुछ भाग मुगल अपने अधीन कर लेते हैं, कुछ भाग क्या करते हैं, वीर नारायण यानी कि चाचा होते हैं जिनका नाम चंदर शाह है, इन्हीं को दे दिया जाता है शासन चलाने के लिए। बताओ स्पष्ट है। आगे बताया गया गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठाओं के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहे। यानी बुंदेलों और मराठाओं के द्वारा ये जो पूरा क्षेत्र अपने अधीन में कर लिया जाता है ना। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है, यहाँ तक की चीजें गोंड जनजाति के विषय में क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको यहाँ तक आप लिख लीजिए। गोंड जनजाति के विषय में अगर हम बात करेंगे तो इनका लोकेशन याद रखेंगे, मध्य भारत और दक्षिण भारत। मध्य भारत में क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य भारत में हमारा छत्तीसगढ़ है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया। इसी से जुड़ा हुआ एक राज्य हो गया महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। 4 राज्य याद रखेंगे। गोंड जनजाति इन 4 राज्यों में पाई गई। गोंड जनजाति के विषय में एनसीईआरटी में इतना ही चीजें दी गई है और यहीं से चीजें आपसे पूछेगा भी। यहाँ तक की चीजें समझ में आई हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके।